हेलो दोस्तों, नमस्कार। मिशन एग्जाम बाई गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आप सबसे आग्रह कर रहा हूं कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और इस चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों तक। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है? उच्चारण, सॉरी यहाँ पे आधा अक्षर छूट गया है। उच्चारण की भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि है। उच्चारण यानी बोलने की, जो बोला जाता है उसकी भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ध्वनि है। और लेखन की दृष्टि से वर्ण या अक्षर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा की न्यूनतम इकाई ध्वनि या वर्ण है। ठीक है, भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण है। इसके बाद अगली हेडिंग है वर्णमाला। वर्णमाला, वर्णमाला की परिभाषा है कि वर्णों की क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से, क्रमागत व्यवस्थित स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमागत व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, आगे आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। अब हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले हम देखेंगे स्वर। स्वर क्या है? तो स्वर की परिभाषा इस प्रकार है कि स्वर तंत्र, स्वर तंत्र रूप से उच्चरित वर्ण। ठीक है, जो स्वर है ये क्या है? स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण है। दूसरा पॉइंट है कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है। और लेखन के आधार पर अगर आपसे पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 13 होता है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 11 और लेखन के आधार पर कितना? 13। ठीक, इसके बाद अगली हेडिंग है मात्रा। अब हम लोग इसमें केवल स्वर को अभी कम क्लियर करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद उच्चारण और व्यंजन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर के जो भाग होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मात्रा, काल, उच्चारण पर आधारित स्वर हम पढ़ेंगे। ठीक है, मात्रा, काल या उच्चारण के आधार पर। तो नंबर इसमें देखिए, इसको 3 भाग में बांट दिया गया है। ह्रस्व स्वर, संधि स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन स्वर आ जाएंगे? अ आएगा आपका, छोटी ई आएगी, छोटा ऊ आएगा और री। ये 4 जो अक्षर हैं, जो स्वर है, ये आएगा ह्रस्व स्वर में। ठीक है, इसके बाद है संधि स्वर। ठीक, संधि का मतलब जुड़ करके बना हुआ। तो ये संधि स्वर कौन है? इसमें भी 2 भाग हो गया है, दीर्घ और संयुक्त संधि। ठीक है, दीर्घ और संयुक्त, दीर्घ और संयुक्त। देखिए कहीं कहीं पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही बता दूंगा कि इनको संधि स्वर कहा जाता है और संयुक्त स्वर यही होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो संधि स्वर के अंतर्गत आ गए आपके दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में आपका आ, बड़ी और बड़ा ओ। ठीक है, दीर्घ स्वर में क्या आ गया? आ, बड़ी और बड़ा ओ। संयुक्त स्वर में ए, ओ और औ। ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए, कहीं कहीं बुक में नहीं मिलता है, तो ये दीर्घ संधि के ही अंतर्गत ये 4 और ये 3 हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करके बता दिया हूँ ताकि अगर आपसे पूछता है कि स्वर संधि स्वर कौन से होते हैं तो आपको दिक्कत ना हो और आप बता ले जाएं। ठीक है, और इसके बाद प्लूत स्वर। तो प्लूत स्वर में जो कि ह्रस्व स्वर जो होता है ये इसमें कम समय लगता है बोलने में। इसके बाद दीर्घ स्वर होता है, इसमें ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है। और दीर्घ स्वर से ज़्यादा प्लुत स्वर को बोलने में समय लगता है। तो इसमें जैसे राम, ओम। ठीक है, आगे आइए। दूसरा पॉइंट है मुख के खुलने के आधार पर स्वर। मुख के खुलने के आधार पर स्वर, तो इसको हम लोग 4 भागों में बांटे हैं। विपरीत,
अर्धविपरीत, समवृत्त और अर्धसमवृत्त। ठीक है, ये विपरीत क्या होता है, तो पूरा मुख खुले। जब हम उच्चारण करते हैं स्वर का तो मुख पूरा खुल जाता है, जैसे आ। ठीक है, आ जब बोलेंगे तो मुख पूरा खुलेगा, तो ये हो जाएगा विपरीत स्वर। आपसे पेपर में पूछेगा कि विपरीत स्वर कौन है, तो आप ही टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद अर्ध विपरीत मतलब आधा खुले, आधा मुंह खुले, जिसमें ए, और औ। ठीक है, 3 जो स्वर हैं इसमें आएंगे, अ, औ, जिसमें अर्ध विपरीत है, ये आधा मुंह खुलता है। इसके बाद समवृत्त, समवृत्त में बहुत कम खुलते हैं, जिसमें हो जाएगा छोटी, बड़ी, छोटाऊ और बड़ाऊ। ठीक है, इसके बाद अर्ध समवृत्त, आधा मुंह बंद। ठीक है, आधा मुंह बंद, इसमें 2 अक्षर आएंगे, ए और ओ। ठीक, ए और ओ। इसके बाद तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट किसके आधार पे है, तो ये है आपका होठों पर आधारित स्वर। यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो होठ की क्या भूमिका होती है, उसके आधार पे स्वरों को बांटा गया है। तो इसमें 2 भागों में 2 पॉइंट इसका है। पहला है वृत्तमुखी और दूसरा है अवृत्तमुखी। ठीक है, जिसको गोली और अगोली कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है कि होठों का आकार गोल हो जाए तो उससे वृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, वृत्त, गोल, या इसको गोल भी कर लेंगे, गोलीय। ठीक, गोलीय। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ठीक, इसमें ये आ जाएगा। और अवृत्त में मतलब कि वृत्त के तरह से मुख नहीं बनेगा, यानी गोल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो होठों का आकार गोल न हो, उसमें क्या आएगा, अ, आ, ई, बड़ी, ए और ऐ। ठीक है, तो ये स्वर इसके अंतर्गत आएंगे। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने और हर कंपटीशन में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। आइए आगे देखते हैं, जीभ पर आधारित। ठीक है, जीभ पर आधारित स्वर। जीभ पर आधारित स्वर को 3 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है अग्र, दूसरा है मध्य और तीसरा है पश्च। ठीक है, तो नंबर 1 में अग्र वाले में देखते हैं, जीभ का अग्र भाग उठे, यानी इसको बोलने में जीभ का अगला भाग उठता है, जिसमें ई, बड़ी, ए और ऐ, ये जो 4 अक्षर हैं, इसको जब आप बोलते हैं तो जीभ का अगला हिस्सा उठ जाता है। इसके बाद मध्य, मध्य भाग उठे, मध्य में मध्य भाग उठे, जिसमें अ आता है। अ बोलने में आपके जिह्वे का मध्य भाग ऊपर उठता है। इसके बाद पश्च, पश्च मतलब पीछे, जीभ का पश्च भाग उठे। ठीक है, जिससे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक, इसके बाद ये वर्ण भी इसको कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि उदासीन वर्ण किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा कि अ को उदासीन वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, मुख व नाक से हवा निकलने पर आधारित स्वर। मुख और नाक से हवा निकलने पर आधारित स्वर, तो इसको भी 2 वर्ग में बांटा गया। पहला अनुनासिक और दूसरा निरानुनासिक। तो अनुनासिक के अंतर्गत कौन कौन आएगा, औंग, औ, इम, ई, ओ, ऐ, ओ। जैसे इस पे बिंदी होगा ऊपर, देखिए हर जगह यहाँ भी है, इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, तो बिंदी लगेगा छोटा छोटा, तो वहाँ पे अनुनासिक उसको बोलेंगे। और निरानुनासिक, इसमें बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, ऊपर बिंदी नहीं होगी, ये निरानुनासिक है। आगे आइए, अयोग वाह। अयोग वाह क्या है, हिंदी के वर्णमाला में 2 अयोग वाह हैं, अंग, अनुनासिक और अह विसर्ग। इनको नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि नपुंसक वर्ण किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि अनुस्वार और विसर्ग को नपुंसक वर्ण के नाम से भी जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में एक शब्द है आ, जिसे आगत कहते हैं, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। इसके बाद आपका स्वर यहीं समाप्त होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से शुरू हो जाता है व्यंजन। तो आइए देखते हैं व्यंजन हिंदी का, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से, स्वर स्वतंत्र था, वो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता था, वो बिना किसी सहायता के बोला जाता था। लेकिन ये व्यंजन है, ये स्वर की सहायता से ही बोला जाएगा, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी थी? 11 थी, और इनकी संख्या कितनी है? 33 है, ठीक है। इसमें हम अब इसको बांटेंगे अलग अलग भागों में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 और इन्हें कितने वर्गों में बांट दिया गया है? 5, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। आइए देखते हैं इसको। वर्ग देखिए, 5 वर्ग, ठीक है। क, च, ट, त, प। अब इन 5 वर्गों में हर एक वर्ग में 5 अक्षर आपको मिलेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 अक्षर, ठीक है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ठीक। और इन सभी वर्ग के पंचमा अक्षर को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है या पंचमा अक्षर कहा जाता है, ठीक है। पंचमा अक्षर याद रखिएगा। इसमें देखिए, ड का परिवर्तित रूप ड यानी नीचे बिंदी, और ढ का परिवर्तित रूप ढ नीचे बिंदी। इसको एक अलग नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है उच्छिप्त या द्विगुण या निर्मित व्यंजन कहते हैं। इसको 3 नामों से जानते हैं, उच्छिप्त, द्विगुण या निर्मित व्यंजन। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आपके 4 व्यंजन आते हैं, जिसमें पहला है य, र, ल और व। तो य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। य और व को, ठीक है, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। र को लुंठित वर्ण बोला जाता है और ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक है। र को लुंठित और ल को पार्श्विक। अब लुंठित क्यों कहा जाता है? कि जैसे आप र बोलेंगे तो र बोलते वक्त आपकी जिह्वा हल्के से बेलन के आकार में मुड़ जाती है, तो इसलिए उसको लुंठित वर्ण बोला जाता है। और ल को पार्श्विक वर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप इसको बोलेंगे तो आपकी जिह्वा ऊपर वाले दांत के ऊपरी हिस्से में आके लगती है और इसके साइड से हवा निकल जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक वर्ण कहा जाता है, ठीक। आप इसको बोल बोल करके प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे चलते हैं, देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या है, कौन कौन से हैं? तो इसमें स, बड़ा स, षटकोर स, छोटा सा और ह, ये 4 आपके ऊष्म व्यंजन हैं। अब इनकी विशेषता क्या है कि इनको जब आप बोलते हैं तो आपके मुख से गर्म हवा निकलती है, ठीक है। मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जो इसमें ह होता है, ह इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। काकल्य वर्ण भी कहते हैं, स्वर यंत्री मुखी व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं संयुक्त वर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये 2-2 अक्षर से मिलकर के बने हुए हैं। जैसे
क और प्लस श से मिलके बना है छ। त्र किससे मिलकर बना है त और र से, ठीक है। ज्ञ किससे मिलकर बना है ज और य से। और स्र किससे मिलकर बना है बड़ा स और र से, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अनुनासिक या नासिक के व्यंजन। उच्चारित होते समय ध्वनि नाक से निकले प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक्य है, ठीक है। इनकी संख्या 5 है, जैसे अंग, य, ड़, न और म, ठीक। इसके बाद देखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण व महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये क्या होता है, तो उच्चारित होते समय मुख से कम हवा निकले अल्प प्राण कहलाते हैं, ठीक है। अल्प का मतलब कम और प्राण मतलब वायु। तो जब हम किसी उच्चारण को बोलते हैं, किसी वर्ण को बोलते हैं, किसी ध्वनि को बोलते हैं, तो कम मात्रा में हवा मुख से बाहर निकलती है, तो हम उसे अल्प प्राण कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा हो जाता है कि जब हम किसी ध्वनि को या किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो हमारे मुख से जब वायु अधिक मात्रा में निकलती है, तो हम उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। तो देखिए अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे आपके, तो क, ग, अंग, यानी कि 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 का मतलब क्या है कि क के बाद ख आता है तो दूसरे नंबर पे है, ख के बाद ग आता है तो तीसरे नंबर पे है, ग के बाद घ आता है तो चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पे। तो 2 और 4 गायब हैं, इसलिए 1, 3, 5 यानी 135 से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो हर एक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है। और उसके साथ साथ य, र, ल और व भी क्या है, अल्प प्राण है। तो ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। क, ग, ङ ये आपके पहले वर्ग का है, ठीक है। दूसरे वर्ग में च, ज, य, तीसरे वर्ग में ट, ड, ड़, चौथे वर्ग में त, द, न और पांचवें वर्ग में प, ब, म और बचा य, र, ल और व, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में, महाप्राण की परिभाषा में आपको बताया हूँ कि जब वायु मुख से अधिक मात्रा में निकलती है तो उसे महाप्राण कहते हैं, जिसमें इसका आप कोड याद रखना चाहें तो 2 और 4, ठीक है। 2 और 4 तो कितना हो जाएगा, 24। यानी 24 से आप याद कर सकते हैं कि यार 24 तो महाप्राण। और उस 24 के अंतर्गत क्या क्या आ जा सकता है, तो ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध और फ, भ, यानी कि हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, आपका महाप्राण है। प्लस प्लस और भी इसमें कुछ जुड़ेगा, उष्म व्यंजन से आपका स, ठीक है, बड़ा स, मूर्धनी स, छोटा स और ह भी इसमें शामिल हो जाता है, किसमें, महाप्राण में। और यहाँ पे देखिए ह को किस नाम से जानते हैं, अली जिह्वा, अली जिह्वा के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा अगला जो हेडिंग है वो है घोष या सघोष। अब घोष या सघोष क्या होता है, अब इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, इस मैं आपको पूरा भरोसा दिला सकता हूँ कि इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं हो सकते अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो। घोष अघोष, उच्चारित होते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा हो उसे घोष वर्ण कहते हैं, ठीक है। उच्चारित होते समय स्वर तंत्रियों में, यानी जब आप बोलते हैं तो आपके गले में, गले जहाँ पे ये गले में जहाँ पे गला है आप ऐसे हाथ रखेंगे, तो जब इनको बोलेंगे तो यहाँ पे कंपन पैदा होगा, ठीक है। कंपन पैदा हो उसे घोष कहते हैं। ये तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको आप याद कर लेंगे 345 कोड से, ठीक है। 345 कोड क्या रखेंगे, कोड क्या याद रखेंगे, 345, ठीक। 345 345, ठीक है। ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ड़, द, ध, न, ब, भ, म, ठीक। ये आपके क्या हो जाएंगे, घोष या सघोष वर्ण।
देखिए नोट, थोड़ा सा इसको देखते हैं नोट में क्या है। नोट कह रहा है कि प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह घोष वर्ण है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और ह क्या है, घोष वर्ण है। यानी ये अंतस्थ व्यंजन कौन था, य र ल व था और ये ह, ठीक। तो ये घोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब अघोष वर्ण क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन पैदा न हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। अब इनको बोलने में कंपन ही पैदा नहीं होगा, ठीक है। जैसे में 1 2, यानी इसको याद करने का तरीका कोड है 12, ठीक। क ख च छ ट ठ त थ और प फ, और साथ ही साथ प्लस करके श श श, ठीक है, अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक। इसके बाद आइए आगे देखते हैं। अब इसको याद करने का एकदम आसान तरीका, ट्रिक क्या है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको याद करने का एक सूत्र है, अकः विसर्गाः कंठाः इचाश्रयताः रिटर्साम तसल्ली देकर उपायो, ठीक। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए क से थोड़ा सा इधर उधर हो, अ से अ आ, ठीक है। अ से क्या हो जाएगा, अ आ हो जाएगा आपका, अ से अ आ, ठीक है। अ क, तो क से क वर्ग का अकह विसर्ग था ना, तो अकह, ह से ह और विसर्ग से विसर्ग, ठीक। और एक कंठा सा, तो कंठ से, यानी कि ये कंठ से उच्चारित होने वाले क्या क्या, अ आ क वर्ग पूरा, क ख ग घ अंग तक, ह और विसर्ग, ये किससे उच्चारित होंगे, ये कंठ से होंगे, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा था, ईसा इचा सैता, इचा सैता, याद रखिएगा इसको क्या लिखा था, इचा सैता। तो ई से छोटी और बड़ी हो जाएगा, च से पूरा च वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इधर पहले देख लेते हैं। तो इचा सैता था ना, तो ई से छोटी बड़ी, च से पूरा च वर्ग, च छ ज ज इ तक, श से श और य से य, और ये किससे है, तालु से, ठीक है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, ठीक। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है रिटर साम, ठीक, रिटर साम। तो री से क्या हो जाएगा, री हो जाएगा, ट से पूरा ट वर्ग हो जाएगा, र से र और स से स, ठीक है। और म से क्या हो जाएगा, म से मूर्धा, ठीक, म से मूर्धा। तो री से र, ट से पूरा ट वर्ग, ट ठ ड ढ अड़, र से र और स से श, रसा। तो ये किससे हो जाएगा, मूर्धा से, ठीक। इसके बाद आगे है तसल्ली, क्या है, तसल्ली। तो त से आपका त वर्ग, ठीक, श से श हो जाएगा, छोटा ल से मतलब आधा ल से ल यानी विसर्ग लगा हुआ है, और ये ली से ली, ठीक। और एक किससे है, दे से दंत। तो ये सब किससे हैं, दंत से, यानी त वर्ग श ल, ये किससे हो जाएगा, दंत से, ओके, दंत से हो जाएगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद बचा आपका उपायो। तो उ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, पा से प वर्ग पूरा प फ ब भ म, ठीक, और ओ से ओष्ठ। तो ये किससे हो जाएंगे, ओठ से हो जाएंगे, ठीक। तो ये पूरा हो गया आपका व्यंजन कवर हो गया इसमें। अब देखिए अब कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे है कि अ और बड़ी ई से, अ का उच्चारण स्थान कंठ है और बड़ी का तालु, और ये दोनों मिलके क्या बने हैं, ए, ठीक। ऐसे ये बना है इन दोनों से, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य, ठीक है। फिर कह रहा है कि छोटी, अरे अ और बड़ी ई, अ का उच्चारण कंठ, बड़ी का उच्चारण तालु, और ये कंठ तालव्य दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। और तो ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य, और इसके जुड़ने से ऐ बनता है, अ और बड़ी ई के जुड़ने से ओ बनता है, तो कंठ प्लस ओष्ठ बराबर कंठोष्ठ।
आ और बड़े ई, कंठ प्लस ओष्ठ औ, तो कंठ कंठोष्ठ। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो पूरा वर्ड पे आधारित थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी मज़ेदार वीडियो के साथ आपसे मैं रूबरू होता रहूँगा। तो आज अपने मित्र को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।